इसमें DPP रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, मैंने ऑन कर दी रिकॉर्डिंग। ठीक है, शेयर हो रही है आपको? चलिए 9 में कुछ तो मैंने डिस्कशन किया था, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 1 to 5 एनी डाउट? दोबारा अगर अटेम्प्ट किया हो? नो डाउट। ओके, 5 to 10? नो डाउट। ओके, 10 7 किसी का डाउट आ रहा है? 7 में देखिए, आयनेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड H एटम। तो आप देखो जेड इफेक्टिव को देख लो, यहाँ पे आपका क्या होगा, कैटायन का जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ये एटम है, एटम के रेस्पेक्ट में जेड इफेक्टिव जिस पे ज्यादा होगा उसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी किस पे ज्यादा होगी? कैटायन पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना। ठीक है, और इसका जेड इफेक्टिव कैटायन से कम होगा क्योंकि एटम है, तो आ जाएगा। किसी का सेकंड 10th वन इसमें देखिए, 10th वन इसमें आयनेशन एनर्जी, सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ सेलेनियम का कॉन्फिगरेशन लिखिए। तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। सेलेनियम का कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो इसमें ऑक्सीजन फैमिली का है, तो उसमें P4 कॉन्फिगरेशन आएगा। ठीक है, और ये आर्सेनिक जो है P3 कॉन्फिगरेशन पे आएगा, नाइट्रोजन फैमिली का है। एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, जेट को या कॉन्फिगरेशन को? किसको प्रेफरेंस देंगे? कॉन्फिगरेशन। तो आपका ये ज्यादा होगा, और लेकिन उसने फर्स्ट की नहीं पूछी, सेकंड की बात पूछी है। फर्स्ट तो इसका ज्यादा होगा, अब सेकंड करेंगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब उसने पूछा है सेकंड में क्या होगा, ये -1 करके 3 हो जाएगा, इसमें -1 होके 2 हो जाएगा। तो सेकंड आयनेशन एनर्जी का केस करेंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अब कॉन्फिडेंस इसका स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए क्या लिखा है, सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ सेलेनियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनेशन ऑफ, सही है। ठीक है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी जो कॉपर कैटायन की है वो एलिमेंट के लिए कौन सी हो गई, तो इसका कॉन्फिगरेशन लिख दीजिए। कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2s2 2p2 ये होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कॉन्फिगरेशन कहाँ से निकलेगा, ये आया 2s2। इसमें अगर हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2s2 2p3 से 2p1 बचेगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। कितने का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। कॉन्फिगरेशन को डिफरेंस देंगे, कॉन्फिगरेशन को प्रेफरेंस देंगे या जेट को, कॉन्फिगरेशन को देंगे। तो आपका ये भी आंसर सही हुआ। जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है कैटायन के लिए C2+, वही आपकी थर्ड आयनेशन एनर्जी है एटम के लिए, बताया था सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी में। ठीक है, कार्बन एटम के लिए वो थर्ड आयनेशन एनर्जी है, लेकिन कैटायन के लिए वो फर्स्ट है। तो थर्ड आयनेशन एनर्जी ऑफ F एटम। अब F एटम की अगर बात करें तो F एटम का कॉन्फिगरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, 2s2। अब थर्ड की बात करेगा तो P5 में तीसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, पहला P5 से, दूसरा P4 से, तीसरा P3 से। थर्ड आयनेशन एनर्जी की बात करें, ऐसे यहाँ पर भी अगर करेंगे तो 2s2। ठीक है, तो कार्बन में 2p4, पहला इलेक्ट्रॉन P4 से, दूसरा इलेक्ट्रॉन P3 से, तीसरा P2 से निकलेगा। बोलिए जेट किसका ज्यादा है, इसमें जेट BC का ज्यादा, कॉन्फिगरेशन BC का ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो थर्ड आयनेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस वन, ये भी सही है। ठीक है, कॉन्फिगरेशन क्या देखिए,
ठीक है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन P3 से निकल रहा है, यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन P2 से निकल रहा है। कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे ज्यादा, और जेड भी इसी का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का जेड ज्यादा होगा। हेलोजन्स हैव हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी रेस्पेक्टिव पीरियड, ये गलत हो गया। सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी है? नोबल गैस। तो ये एलिमिनेशन से ही आ रहा है आंसर। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट 9th में आयनेशन एनर्जी, ये तो क्लास में कराया था भाई। एटम, एटम में पहले कंपैरिजन करें, और ये आयन है, आयनेशन एनर्जी कंपेयर करना है। एनायन तो क्लास में कराया था, यही तो क्वेश्चन था। ये एनायन है, तो एटम में पहले बताइए, एफ एटम और सीएल एटम में आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? आयनेशन एनर्जी एफ एटम की। फिर आयन में जब बात करिए, आयन की आयनेशन एनर्जी, ठीक है, तो आयन की आयनेशन एनर्जी बताया था इलेक्ट्रॉन गेन के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन किसका ज्यादा है? जो आयन का आयनेशन एनर्जी है वह एटम का इलेक्ट्रॉन गेन है ना। जो इस आयन का आयनेशन एनर्जी बताया था, तो जो आयन का आयनाइजेशन है वही एटम का इलेक्ट्रॉन गेन है। वैसे ही बताया था जो मेटल कैटायन का इलेक्ट्रॉन गेन है वो एटम का आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किसका ज्यादा होगा? सीएल एटम या एफ एटम? एक्सेप्शन बताया था थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा हुआ। अब एटम और आयन में, एटम और एनायन में किसका ज्यादा होगा? पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट एनायन में आयनेशन एनर्जी किसके ज्यादा होगी? एटम की, क्योंकि जेड इफेक्टिव एनायन से ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आ गया। बोलिए, क्लियर, समझ में आया? क्लियर, आगे 13 तक हो गया, और इसमें 13 11 जा देखिए, 11 में जा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आयनेशन डेटा गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी डेटा जो गिवन है उससे एक ये है, दूसरा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो जा देखिए एकदम से सडन जंप आया है, क्या हुआ है? एकदम से ये आयनेशन किलो जूल पर मोल में है, ये लगभग 500 के एकदम क्या हुआ? 4000 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सडन जंप आया, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इज इक्वल टू 1 पी में। अब इसका डेटा चेक करिए, यहाँ पे क्या हुआ? 730, और फिर एकदम से डबल हुआ, और फिर एकदम से 1000 में काफी ज्यादा टाइम्स बढ़ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दिख रहे हैं, तो इस टाइप में सेल का स्कोर आया। तो इस डेटा से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 2। अकॉर्डिंग टू डेटा जंप आया ना एकदम से, सडन जंप, यहाँ पे वो काफी ज्यादा हो गई, इसमें यहीं पे ज्यादा हो गई। अब तीसरे में जब जाइए, तीसरे में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेटा जो देखिए क्या हो रहा है? 577। ठीक है, फिर उसके बाद 577, फिर 817 और 2745। ठीक है, अब इसमें देखो लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स भाई। 2000 सब मान लिए 1800, और फिर यहाँ पर लगभग वही हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए वैलेंस शेल में? इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं। अब इससे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्यू इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। 2 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में, तो उसे मेटल को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेसिव हाई नहीं है। ठीक है, हमेशा सक्सेसिव तो ज्यादा ही होगी, ये तो बताया ही था। ठीक है, काफी ज्यादा नहीं है, और ये एक्सेसिव हाई है, ये वैल्यू एक्सेसिव हाई है ना। तो ये सही है। दूसरा, पी इज अल्कली मेटल, पी 1 अनपर इलेक्ट्रॉन होगा तो अल्कली मेटल बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, तो सी में आर इज एस ब्लॉक एलिमेंट, आर एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, ये गलत हो गया। मे बी सेम पीरियड, अब वो सेम पीरियड की बात बोल रहा है। ठीक है, तो सेम पीरियड एलिमेंट हो सकते हैं। पीरियड में क्या होगा? आयनेशन एनर्जी का वेरिएशन, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का वेरिएशन एक प्रोटॉन के कारण होगा। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना।
है ना। अब देखो जरा आप देखिए, इसमें अगर हम एक ही पीरियड एलिमेंट की बात करें तो इसमें S1 कॉन्फिगरेशन S1 S2 में ये ज्यादा होगा, और P1 P3 में कॉन्फिगरेशन ये ज्यादा होगा। देखो एक्सेप्शनल केस आया आयनाइजेशन एनर्जी में, बताया था S2 और S2 P1 में कौन ज्यादा होगा, S2। तो कहीं ना कहीं ये देखो वैल्यू आपका एक्सेप्शन का केस बन रहा है। आपको बताया था कि 13 जो आपका 13 जो आपका बोरॉन फैमिली एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट से रिलेटिव कम है, एक प्रोटॉन के डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? तो आंसर समझ में आ गया, सबको क्लियर है? नेक्स्ट 13 12 में आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल द एलिमेंट। हीलियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी सभी एलिमेंट में ज्यादा है, सही है, क्योंकि नियर टू न्यूक्लियस है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, स्टेबल कोर भी है। हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एटम अमंग ऑल द एलिमेंट। हीलियम अमंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। कुछ लोग मेरे से कई बार पूछ रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम का डेटा गूगल पे देख रहे हैं। देखिए वहां पे गूगल पे जो डेटा होता है साइज वो किस रेफरेंस में लिखा है वो नहीं लिखा होता है। साइज कई टाइप के होते हैं, थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, क्या है, बॉन्डेड साइज है, नॉन बॉन्डेड साइज है, उससे कोई, ठीक है। गूगल पे तो कुछ भी लिख, वहां पे आपका ये बहुत क्लियर मेंशन नहीं होता है। तो गूगल पे कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि हाइड्रोजन का साइज हीलियम से बड़ा कैसे है, तो वो नॉन बॉन्डेड रेडियस दिखी गई वहां पे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी डेटा को फॉलो करें। ठीक है, हेलोजन की जब साइज की बात हो, जब हाइड्रोजन और हेलोजन की साइज की बात होगी तो कौन सी साइज लेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर है, बॉन्डेड साइज लेंगे, जब तक वहां पे कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या होगा, पहला जो है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा आप पे भी ट्रू है, नहीं दूसरा एक मिनट फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सी आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 15। ठीक है, 15 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, डी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल नहीं सबशेल। ठीक है, पहले 13 देख लीजिए, 15 जिसने पूछा है, 13 अभी बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल लिखा है, ऑर्बिटल किसी भी सबशेल का हो, एज ओनली यहाँ सबशेल होना चाहिए, तब स्टेटमेंट सही था, ये टेस्ट में पिछली बार दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की हमेशा वैल्यू ज्यादा ही होगी, लेकिन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से बोला गया है। कॉन्फ़िगरेशन से कब हम लेते हैं, जब बिटवीन द एलिमेंट कंपैरिजन होता है और एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। विद इन द एलिमेंट हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका गलत हो गया, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी इज रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लेना है विद इन द एलिमेंट, मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन को थॉट तब देंगे जब वहां पे बिटवीन द एलिमेंट की बात होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2 एन कैटायन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3 कैटायन। तो कोबाल्ट 2 में जो कैटायन आएंगे वो 4 आएंगे, सॉरी D7 आएगा, सॉरी 3 आएंगे। ठीक है, कोबाल्ट इसमें D7 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें D6 आएगा। D7 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, इसमें D6 आएगा। D6 में जो D7 के इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो 3 एम्पेयर 4 5 6 7 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोबाल्ट 3 D6 आएगा, तो D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 आएंगे। 4 आएंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलत हो गया, किसमें ज्यादा आएंगे। ठीक है,
तो ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर में आ जाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन जो प्लेटिनम इज ग्रेटर देन पैलेडियम, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम एक ही ग्रुप में होते हैं। जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? 6 पीरियड एलिमेंट का जेड इफेक्टिव 5th पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा होगी। हाँ ये वाला ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लेटिनम इज ग्रेटर देन पैलेडियम सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर 1 2 3 यही आएंगे। इनकरेक्ट पूछा गया है। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, तो ये जो है अब इसमें 13 देखिए, लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग, लीस्ट स्टेबल आयन लिथियम। ठीक है, तो लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम और कार्बन, इनके कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s1 आएगा, 1s2 2s2 2p1 आएगा, इसमें 1s2 2s2 और इसमें 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 2p1 हो जाएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो p3 हो जाएगा। अब p3 आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ गया, लेस स्टेबल, ये s2 ये भी स्टेबल हो गया, आंसर नहीं होगा, इसी में जाएगा। इसमें जब करेंगे तो यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 1 and 2। इसमें बेरिलियम में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ तक तो कॉमन है भाई, यहाँ तक तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, डिफरेंस यहीं पे आएगा। p2 एंड p एक्सचेंज पेयर एक बन रहा है, यहाँ पे नो एक्सचेंज पेयर। स्टेबिलिटी रिलेटिव किसकी ज्यादा होगी? b माइनस और b में p2 की, तो रिलेटिव लीस्ट स्टेबल पूछा है, लीस्ट स्टेबल एनायन कौन हुआ? ये आया, और मैंने बताया था। ठीक है, बात समझ में आई? तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट हो गया अप टू 16। 14 भी क्लियर है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीसीज, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीसीज का मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक साइज, आयनिक रेडियस, फेरिक एंड फेरस में आप देखिए जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा होगा? जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, बताया था, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव क्या होगा? भी इंक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, अब देखिए तो जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा हुआ? जेड मेनली थ्योरेटिकल जेड होता है, एक्चुअल में तो ये सही है, साइज आपका उल्टा हो गया, जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, जिसका जेड इफेक्टिव होगा उसका साइज कम होगा, तो आयनिक साइज का ऑर्डर ये गलत हो गया। करेक्ट पूछा गया है। सेकेंड आयोनेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनेशन एनर्जी यहाँ पे p3, ये p4, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो p3 हो जाएगा, ये p2 हो जाएगा, सही है। फिर एटॉमिक रेडियस, जिंक की रेडियस आपको बताया था बड़ी होगी ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ये भी सही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इंडियम और थैलियम में 6 पीरियड एलिमेंट है, 6 पीरियड एलिमेंट का जेड इफेक्टिव 5th पीरियड एलिमेंट के जेड इफेक्टिव से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक को छोड़ के बिल्कुल सही हो गया। सारे हो गए डाउट आई थिंक? ओके, तो ये हो गया। ये अगली डीपीपी आप करिएगा, लेकिन अभी नहीं, हाँ, जब मैं बोलूंगा तब करेंगे ये डीपीपी। ठीक है, हाँ,
तो आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ये गिवन है, ये वैल्यू को ज्यादा देखो। तो क्या बताया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें क्या पूछा है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ क्या आएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, 7 5 और फिर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, तो 3 कितने हो गए। अब इसमें आप देखो कितने का डिफरेंस आया, 7 से 5, 7 5 बार लगभग 5। और फिर यहाँ पे कितना आया, 7 5 12, 12 से अगर हम बोले तो लगभग 30। ठीक है, तो बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एलिमेंट की कौन सी स्टेबल स्टेट होगी, +1 या +2 में, +2 हायर वन। और जब 20 से ऊपर होगा तो एलिमेंट की कौन सी स्टेबल स्टेट होगी, 1 2 3 में। तो यहाँ पे आपको बताया था जब 5 का डिफरेंस है तो एलिमेंट की हायर वन स्टेबल है। ठीक है, ये हायर वन स्टेबल होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड में अब ये लोअर वन स्टेबल होगी। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आई, कौन सी स्टेबल हुई, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ाया गया है। ठीक है, +1 एंड +2 में कितने का डिफरेंस आया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल हो गई, +2। अब +2 एंड +3 में कितने का डिफरेंस आया, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन, तो ये लोअर वन स्टेबल हो गई। तो दोनों में क्या है आंसर, 2 आ गया। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन भी पढ़ाया था। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। 13 तो बता दिया हूँ, 13 में 13 अभी तो बताया भाई। ठीक है, ओके, तो आगे की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी 8 का, बी एंड डी तो क्लियर है ना। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्जेस्ट डिफरेंस कब आएगा, जब स्टेबल सेल का कोर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन लिख लो, इसका आपका आ जाएगा 2p63s1, इसका आउटर कॉन्फिगरेशन जो आएगा 2p6 और 3s2 और 3p2, 2p6 3s2 3p3 2p6 3s2। तो इसमें पूछा है सेकंड और थर्ड, तो इसमें सेकंड और थर्ड पे ये स्टेबल कोर आ गया ना, स्टेबल सेल का कोर आया। यहाँ पे 2 एंड 3 पे आएगा नहीं, इसमें 2 एंड 3 पे सबशेल का स्टेबल कोर आएगा, स्टेबल सेल आएगा, यहाँ स्टेबल सबशेल आएगा। सेल और सबशेल में कौन ज्यादा स्टेबल है, सेल और सबशेल में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, शेल की, ये ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे 2 एंड 3 में तो आएगा नहीं, 2 3 में तो पी से ही जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, शेल की स्टेबिलिटी और सबशेल की स्टेबिलिटी ये चेक करना है। हो गया, चलो ठीक है, ओके। देखिए ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में जो है इसकी बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो लास्ट वन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब कोई बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होगा तो सिंगल कोवेलेंट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जिस पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो है, ठीक है, तो जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो जिस पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा गया है, राइट। तो जेड मतलब प्रोटॉन ज्यादा होना, इफेक्टिव मतलब जो एक्चुअल, क्योंकि जो जेड होता है उससे कुछ कम फील होता है, ये तो मैंने बताया था। तो जब जिस एटम में जेड ज्यादा होंगे उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका ईएन वैल्यू भी ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ईएन बी एटम का ज्यादा है, मतलब बी एन में बोरॉन एटम, मतलब बी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे देन ए एटम। तो जिसपे प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका ईएन वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, जब पुल करेगा तो उस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब कोई एटम ऑफ एलिमेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होगा दूसरे एटम के साथ, तो किसी और वो एटम डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सेम होंगे तो उनमें क्या होगा, पार्शियल चार्ज जनरेट नहीं होगा क्योंकि दोनों पे प्रोटॉन इक्वल होंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो प्रोटॉन का नंबर अलग अलग होगा, जिसके कारण जिस एटम पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे उस पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसकी ईएन वैल्यू भी ज्यादा होगी। ईएन को हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिटी को ईएन बोलते हैं, या इसको एक ग्रीक लेटर चाय से भी बोलते हैं, मोदी जी वाली चाय। ठीक है, ठीक है, तो चाय ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके ना एक्स करके और एक इसको लंगड़ा एक्स बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा खींच देते हैं, तो ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ग्रीक सिंबल। तो ईएन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिटी या फिर चाय। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है एक्स को लंगड़ा एक्स कर दो, ऐसे बना दो, तो ये सिंबल बन जाता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो है इस तरह जो है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको बताया ये, तो ये चाय सिंबल है जो एक पॉइंट को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इसी को डिफाइन किया है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो जिसका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगा उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। आप नॉन मेटल में देखो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, राइट साइड होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कर सकते हैं, अगर ईएन वैल्यू ज्यादा है तो ईएन मोस्टली किसके लिए आएगी, नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल का ईएन ज्यादा होता है, मेटल का ईएन कम होता है। ठीक है, तो इसी को हम मेटेलिक कैरेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं कि जिस एटम का ईएन वैल्यू ज्यादा है तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में ज्यादा होगा, और जिसमें ईएन वैल्यू कम है वो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को मैंने, अब इसका ट्रेंड को मैंने कोरिलेट कर दिया था जेड इफेक्टिव से। तो इसी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो जो ईएन है, ईएन जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ईएन वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक इसमें एक्सेप्शन आएगा जो मैंने ईएन वैल्यू को बताया था, ईएन वैल्यू एल्युमिनियम और गैलियम। ठीक है, तो ईएन वैल्यू एल्युमिनियम और गैलियम की अगर बात करें, ठीक है, तो ईएन गैलियम और ईएन और एल्युमिनियम में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है बताइए, जेड इफेक्टिव गैलियम का ज्यादा है,
डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से बताया था। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका ईएन वैल्यू भी ज्यादा होगा ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्सेप्शन आता है, ठीक है। ठीक है, बाकी में मोस्ट ऑफ द केस में डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण जो बोलते हैं डी के कारण, जैसे एफ और एफ में कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज में, उसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन या एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होता है एल्युमिनियम और गैलियम का, ध्यान रखेंगे। साइज ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का गैलियम के रेस्पेक्ट में साइज पूछा जाता है ये, तो साइज किसका बड़ा है, एल्युमिनियम का। फिर आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम और गैलियम में किसकी ज्यादा है, गैलियम की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी पूछी गई एल्युमिनियम, और वैसे भी देखो मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर किस में, एल्युमिनियम में ज्यादा होगा, तो गैलियम का, ठीक है, तो रिक्ति ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं आप उससे भी समझ सकते हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैंने ऐड किया है। तो अब आगे देखिए, उसी बात को वहां पे लिखा गया है कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉनिटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ठीक है। फिर डाउन द ग्रुप ईएन वैल्यू ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव अप टू फिफ्थ पीरियड, जेड इफेक्टिव फिफ्थ पीरियड तक डिक्रीज करता है। लेकिन सिक्स पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिटी की ज्यादा बात नहीं होती, वही एलिमेंट होते हैं जो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, उनकी ही डेटा मिलते हैं। सिक्स पीरियड एलिमेंट में मोस्ट ऑफ द केस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे, तो उनके डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो जिन सिक्स पीरियड एलिमेंट के डेटा अवेलेबल हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उन्हीं का ईएन वैल्यू आता है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा तो उसकी एग्जिस्टेंस कम होगा, उसके क्या होगा, बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो उसका बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम हो जाती हैं। तो जो सिक्स पीरियड एलिमेंट रेडियो एक्टिव है उनके डेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे डेटा आपका मिसिंग लगे तो ये मान लीजिए कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट एफ ब्लॉक में आते हैं, जो आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में मोस्टली। तो वो अब यहाँ पे उसी बात को विद फ्यू एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वही एल्युमिनियम और गैलियम वाला है, जहाँ पे जेड इफेक्टिव से बताया गया आंसर एक्सेप्शनल ऑर्डर ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और ये तो मैंने लिखी दिया है, ईएन वैल्यू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर, बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे डेटा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिलता है, जैसे और प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज का डेटा मिलता है, ये हमारे पास जो डेटा होगा आर्बिट्रेरी डेटा होगा, क्वालिटेटिव होगा। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोनिटी का डेटा आता है विद रिस्पेक्ट टू स्केल हम निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि ये रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव प्रॉपर्टीज क्यों, कि दो एटम पे बेस्ड प्रॉपर्टी है, सिंगल एटम पे बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है, समझे नहीं। अब जैसे आपने देखा होगा कि एटॉमिक साइज सिंगल एटम की से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एनर्जी सिंगल एटम पे बेस्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंगल एटम से रिलेटेड है, जबकि इलेक्ट्रॉनिटी टू एटम से रिलेटेड है, क्योंकि बॉन्ड जो बनेगा वो एक एटम में नहीं बनेगा, किसके, दो एटम के बीच में बनेगा। तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब हम अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। मेजरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। तो रिलेटिव वैल्यूज कैसे निकालते हैं, विद हेल्प ऑफ डिफरेंट स्केल, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो बात भी सही है। तो यहाँ पे स्केल की अगर बात करें तो स्केल आपका क्या है, एक मिल्कन स्केल है, तीन स्केल आते हैं, एक मिल्कन स्केल, डिफरेंट
scale to measure different scale to measure En value of element, En value of element, En value of atom। पहला जो है आपका पॉलिंग स्केल, मिल्कन स्केल, ये आते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज पॉलिंग स्केल, ठीक है, राइट। तो इट इज पॉलिंग स्केल, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इस स्केल को। और थर्ड वन ऑलरेड एंड रकॉज मेथड, स्केल या मेथड जो भी है, ठीक है। पॉलिंग स्केल ये कहता है कि अगर हमें किसी एलिमेंट की ईएन वैल्यू निकालनी है तो ईएन वैल्यू उस एलिमेंट की क्या होगी। अगर हमारे पास आयोनेशन एनर्जी डेटा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेटा है तो उसकी एवरेज वैल्यू ले लो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिव वैल्यू आएगी। सारी वैल्यू स्केल से कौन सी वैल्यू आएंगी, रिलेटिव वैल्यू, क्योंकि दो एटम से रिलेटेड है, रिलेटिव वैल्यू आएंगे, ठीक है। एक एटम के रेस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज ईएन वैल्यू ऑफ दैट एटम ऑफ एलिमेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैल्यू किसमें आएंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की किलो जूल पर मोल में है या आपका किलो कैलोरी पर मोल में है तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं होगा। कंडीशन है कि ये वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन इसका साथ एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सारे एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हमें मालूम है लेकिन सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हमें नहीं मालूम, दिखाया था मैंने, ठीक है। तो जब सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नहीं मालूम है तो हर एलिमेंट के लिए ईएन वैल्यू इस मेथड से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू, ये स्केल है इतना प्रोमिनेंट नहीं है, फेल हो गया है, ठीक है। इसी की बात करें जहाँ से, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केल ईएन वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एवरेज वैल्यू मतलब, ठीक है, डिवाइड बाय 2 व्हेन दीज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन दीज एनर्जीज आर टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, दिस स्केल सफर्स लिमिटेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट नोन। ये लिखा है ना, ये लिखा है कि तो दिस स्केल सफर्स विद लिमिटेशन दैट ऑल ईएन वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट आर नॉट नोन, ठीक है। तो सभी एलिमेंट ईएन वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो दिस स्केल सफर्स लिमिटेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट नोन। तो इस स्केल से सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिटी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। मोस्टली हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा किसका है, नॉन मेटल का है, जिनमें एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी बेटर है। लेकिन जिनमें एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी बेटर है ही नहीं, ठीक है, तो उनके डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केस में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नॉन मेटल नहीं है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मेटल हैं। आई थिंक बात समझ में आई। आगे की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, दूसरा जो स्केल है, ठीक है, दूसरा जो स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल। ये ज्यादा वाइडली यूज्ड स्केल है, ठीक है, ठीक है। ये मैं नोट शेयर कर लूंगा, आप पहले समझने पे ध्यान दें, ठीक है। बाद में मैं नोट शेयर कर लूंगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं जल्दी क्लास एंड कर दूंगा, आज 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो आगे देखिए, ये जो पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल ये कहता है कि ये आपका वाइडली यूज्ड स्केल है, ये ज्यादा यूज किया, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड स्केल है, एक्सेप्टेड स्केल है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉन्ड एनर्जी डेटा पे बेस्ड स्केल है। बॉन्ड एनर्जी डेटा पे क्यों बेस्ड है? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डेटा हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है, तो काफी क्लोज वैल्यू देता है। और दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो वैल्यूज आएंगी वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटली क्लोज होंगी, ठीक है। वैसे तो होती है आर्बिट्ररी वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यूज हैं, लेकिन ज्यादा क्लोज वैल्यू ये स्केल देगा, तो इसलिए इसको कहते हैं इट इज अ वाइडली यूज्ड स्केल। ये ज्यादा जो है रिलायबल स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके देखिए, दिस स्केल इज वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम के बीच में बनता है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी डेटा है उसको लेके ये स्केल स्टेब्लिश किया गया है, पॉलिंग ने स्टेब्लिश किया था। और ये कहते हैं ज्यादा वाइडली यूज है, ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्ड एनर्जी डेटा इसमें इन्वॉल्व हो गया, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। बाय दिस स्केल electronic difference between bonded atom is calculated। एटम जो वहां पे दो आएंगे, क्योंकि बॉन्ड जो बनेगा वो दो एटम के बीच में बनेगा। तो जैसे यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया ए एंड बी एटम है, ठीक है, ए और बी एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड एनर्जी आएगी इसकी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ए बी एटम की। तो चाहे बी एंड चाहे ए, इसका मतलब समझ रहे हो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चाहे बी माइनस चाहे ए, इसका मॉड ले लिया, जो भी बड़ा होगा, मॉड मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये आपका स्केल क्या है, 0.1017, ठीक है, 0.1017 रूट ऑफ डेल्टा। डेल्टा जो है वो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी है, जिसको नीचे एक्सप्लेन किया गया डेल्टा को। तो डेल्टा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। और इसी से रिलेटेड जो एटम आएंगे, इससे रिलेटेड कौन से एटम है यहाँ पे, देखिए ये एटम है। अब क्या होगा, ए एटम ए मॉलिक्यूल से बना होगा, बी एटम बी मॉलिक्यूल से बना होगा। तो एक ये एनर्जी, दूसरी की बॉन्ड एनर्जी ये ले ली ए एटम की, और दूसरा तीसरे एटम की ये ले ली, इनका वैल्यू ले लिया। तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड जो ये है, ये वाला ए बी बॉन्ड, फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड जो ये है, ये वाला, फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी बॉन्ड वो ये है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये पूरी वैल्यू जो है वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पे इस जगह। तो थोड़े स्क्वायर रूट वैल्यू है, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। देन वेयर ऑल बॉन्ड एनर्जी डेटा आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर टेकन इन किलो जूल पर मोल, तब ये वैल्यू यहाँ आएगी किलो जूल पर मोल में अगर हम डेटा रखेंगे। लेकिन अगर आपने किलो कैलोरी में लिया तो फिर इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.02। तो ठीक है, किलो जूल में आप इसको लगभग 0.02 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, किलो जूल में इस वैल्यू को लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है। और ये वैल्यू जो आएगी 2.8 अगर हम किलो कैलोरी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी वैल्यू को क्या लिखा गया है, ये आपको बॉन्ड एनर्जी डेटा किलो जूल पर मोल में, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे ये लिख दिया गया है। जा देखो, इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और डेल्टा को ये लिखा गया है, ठीक है। अब डेल्टा यहाँ पे देखो लिखा है रूट, स्क्वायर रूट है ये, उसमें कौन सी डेल्टा वैल्यू दी गई है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एच एफ, यहाँ पे एक ले लिया गया है कि सपोज इट इज अ एच एफ मॉलिक्यूल है, तो ये एच हुआ, ये एच हुआ, ये एफ हुआ। तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी आएगी, एच एस बॉन्ड, और इसकी एफ एफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी चाहिए हमें। तो इसी बात को वहां पे दिखा दिया गया है कि एच एफ की बॉन्ड एनर्जी, एच एच की बॉन्ड एनर्जी और एफ एफ की बॉन्ड एनर्जी, ये डेटा हमें गिवन होंगे, लेकिन वो डेटा किस में होना चाहिए, किलो जूल पर मोल में। ये वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अगर वहीं पे जो है हमारे पास किलो कैलोरी में है, किलो जूल ना होके किलो कैलोरी में है, तो किलो कैलोरी में तो ये केस आएगा, ये वाला। अब वहां पे क्या हुआ, 0.02 और 2.8 हो गया, बाकी वैल्यू वही है, बॉन्ड एनर्जी डेटा किलो कैलोरी में जब आएगा,
आई थिंक बात समझ में आ गई। तो ये डेटा हमारे पास गिवन होंगे, लेकिन ये बताओ जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस आएगा ना। अभी तो जो सपोज हमने कहा कोई एक्स वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, अब ये जो एक्स वैल्यू आई है, सपोज यहाँ पे टोटल वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे एक्स ले ली, तो ये जो एक्स वैल्यू आई तो दो का डिफरेंस आएगा ना, और हमें एक एलिमेंट का चाहिए, ये एक्स आया, तो यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ एफ और वैल्यू ऑफ एच, तो अब एच की कैलकुलेट करने के लिए वहां पे क्या किया गया कि वहां पे एफ की वैल्यू को आर्बिट्रेरी 4 रखा गया। क्या रखा गया? आर्बिट्रेरी वैल्यू। पॉलिंग ने क्या बोला? आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली किसकी? फ्लोरीन की। क्यों? टेकन एज 4, क्योंकि फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे होगा, क्योंकि क्लोरीन पे नीचे जाने पे कम होता है, तो उन्होंने एक वैल्यू 4 रख दी, फिर इससे क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई हाइड्रोजन की, और इस तरह जितनी भी हैं, ठीक है, जितने भी वैल्यूज हैं एलिमेंट की, उसको फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके उनकी वैल्यू निकाली गई है। तो जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, अब जैसे फास्फोरस लेना है तो यहाँ पे क्या होगा? HF एंड फास्फोरस के बीच का बॉन्ड देखा गया, PF बॉन्ड, तो F हमारा फिक्स है 4, अब फास्फोरस का आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी डेटा हमें गिवन होगा, बॉन्ड एनर्जी डेटा एक्सपेरिमेंटल वो गिवन होता है, ठीक है। तो सभी में जैसे HF के केस में है, HF मॉलिक्यूल ले लिया तो हमें कौन कौन सी एनर्जी चाहिए? HH एनर्जी चाहिए और FF बॉन्ड एनर्जी चाहिए, ये वैल्यू गिवन होगी। बोलिए। ऐसे ही जैसे हमने जो है PF का चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? फास्फोरस फास्फोरस के बीच की बॉन्ड एनर्जी चाहिए और फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी चाहिए। NF, तो अब हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड एनर्जी चाहिए, सिंगल बॉन्ड ध्यान रखेंगे, और फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरीन कॉमन होगा। अब उसमें जो वैल्यू आ गई सपोज एक्स, ये आ गई वाई, इसकी ये आ गई जेड, तो यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स है, आर्बिट्रेरी वैल्यू 4, तो उससे आपका क्या होगा? फिर इनकी वैल्यू आ जाएगी, हाइड्रोजन की, फास्फोरस की और नाइट्रोजन की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में लेते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी डेटा, सारे बॉन्ड एनर्जी डेटा जो है किलो जूल पर मोल में आते हैं, ठीक है, तब हम वैल्यू क्या यूज करेंगे? चाहिए माइनस चाहे भी जो भी है मॉड वैल्यू, ठीक है, 0.12 एंड डेल्टा। अगर वो आपका किलो कैलोरी पर मोल में है, ठीक है, तो 0.208 डेल्टा, डेल्टा मैंने आपको बताया बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज हैं ये, ठीक है। तो ये कब आएगा? जब बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, किलो कैलोरी, सॉरी, किलो कैलोरी पर मोल में है, दैट इज किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और ये बॉन्ड एनर्जी डेटा जब आएगा, इट इज किलो जूल पर मोल में होगा। ये वैल्यूज, ये दोनों यूज करते हैं। बोलिए, बात सुन में आई? सबको क्लियर हुआ? अब इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने बताया वो देखो वहीं पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसी बात को लिखा गया है वहां पे, दिस स्केल इज वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड। हाँ, फ्लोरीन का ऑलवेज 4 लेना है। सारे जो भी एलिमेंट की ईएन वैल्यू है वो किसके रेस्पेक्ट में है? रिलेटिव वैल्यू टू ऑल ईएन वैल्यू ऑफ एलिमेंट और रिलेटिव वैल्यू with respect to relative value with respect to which atom? Fluorine atom. तो bond energy data of single covalent bond formed between two atoms, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? by this scale EN difference between two bonded atom is calculated as follows। जहाँ पे जो बड़ा होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे 0.02, इसको आप लिख सकते हैं, जहाँ पे ये डेल्टा को आयनिक रेजोनेंस एनर्जी बोला गया है, और ये डेल्टा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी डेटा किस में लेंगे? किलो जूल पर मोल में, तो ये 0.102 आएगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। अब किलो कैलोरी में लेंगे तो वो वैल्यू 0.208 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू वहां पे लिखी गई है, जहाँ पे ये स्केल लिख दिया गया है।
हाफ लिख दिया गया है और इसको भी ऐसे लिख दिया गया। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखो दोनों वैल्यू लिखी है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई? अब देखिए, इसी बात को हम किलो जूल पर मोल में होगा तो ये लेंगे, और इसमें होगा तो ये लेंगे। ये वैल्यू दोनों लिख दी गई है। किलो जूल में ये वैल्यू है, और किलो कैलोरी में ये वैल्यू है, और किलो जूल में ये वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए, EN वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय पॉलिंग स्केल आर, इलेक्ट्रॉनिक की यूनिट नहीं है, यूनिट कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई यूनिट नहीं है, मैंने बताया रिलेटिव वैल्यूज हैं। EN वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय पॉलिंग स्केल आर रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, अभी बताया बाय असाइनिंग आर्बिट्रेरी वैल्यू 4, अभी मैंने बताया था आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या ले लेंगे 4। EN डोंट हैव एनी यूनिट लिखा है। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ये बॉन्ड एनर्जी डेटा गिवन होते हैं, बस ये आपको देखना है डेटा किस में गिवन है। किलो कैलोरी पर मोल में गिवन है तो हम ये वाला जो है यूज करेंगे, किलो जूल पर मोल में गिवन है तो ये वाला यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे, बस ये वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, क्लियर? और लास्ट वन स्लाइड ले रहा हूं, फिर आपको छोड़ देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू EN वैल्यू गिवन है, आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की है, क्योंकि जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा है। ठीक है, वैसे तो जेड इफेक्टिव और भी ज्यादा हेलोजन का होगा, लेकिन हेलोजन बॉन्ड, सॉरी हेलोजन नहीं, नोबल गैस का, लेकिन नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाता। क्लियर है ना? तो नोबल गैस में EN वैल्यू तो आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? नोबल गैसेस डोंट फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये डेटा, ये रिलेटिव वैल्यूज हैं ऑफ, तो EN वैल्यू, EN इलेक्ट्रोनेटिव वैल्यू ऑफ फ्यू एलिमेंट्स ऑन पॉलिंग स्केल। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फ्लोरीन है, जिसके रेस्पेक्ट में अदर एलिमेंट की वैल्यूज लिखी है। तो ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, ये विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन ही है। Cl की भी 3 है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा है देन Cl, क्योंकि साइज नाइट्रोजन का स्मॉल है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये याद करना है। Br की आपकी 2.8 है, इसकी भी 2.5 है, कार्बन की 2.5, ये इक्वल वैल्यू है, लेकिन कार्बन की मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होगी ड्यू टू स्मॉल साइज। फास्फोरस की 2.1 है, हाइड्रोजन की, ये जो एलिमेंट मैंने लिख दिए इंपॉर्टेंट है, ये नॉन मेटल की EN वैल्यू याद होनी चाहिए। ये किसमें है? ठीक है, फॉलिंग स्केल पे। अब रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप किसमें? बिटवीन, ठीक है, बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन EN वैल्यू, EN मतलब इलेक्ट्रोनेटिव वैल्यू। ठीक है, ये EN वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रोनेटिव वैल्यू ऑब्टेन्ड थ्रू मिल्किन स्केल एंड पॉलिंग स्केल। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो जिससे हम दोनों स्केल से वैल्यू निकाल सकते हैं। मिल्किन से सभी एलिमेंट की वैल्यू निकाल नहीं सकते, लेकिन नॉन मेटल की तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में तो अगर हम कहते हैं Cl की वैल्यू निकालेंगे मिल्किन स्केल से MS, और Cl की हम दिखाने पॉली स्केल से PS, तो इनमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा? कितने का डिफरेंस आएगा? 2.8। तो ये बोला गया EN वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मिल्किन स्केल और EN वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पॉलिंग स्केल, ये आपका क्या होगी? 2.8 टाइम्स मोर होगी। तो इसी को हम लिख सकते हैं, जो पॉलिंग स्केल की वैल्यू है PS मतलब पॉलिंग स्केल, इट इज जो मिल्किन स्केल है उसका 2/8 टाइम्स या अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर?
तो कभी कभी रिलेशनशिप पूछ लेते हैं कि सीएल की ईएन वैल्यू मिल्कन स्केल में दे दी या पॉलिंग स्केल में दे दी, मिल्कन स्केल में पूछ लिया, या मिल्कन स्केल में दी तो पॉलिंग स्केल में यूज किया, तो ये रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। टेस्ट में बता चुका आयोनाइजेशन एनर्जी तक आएगा, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी तक, उसके आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक मैंने बात की, ये ऑलरेडी रखा हुआ मेथड में आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए, बात सुन में आई? इतना ही करते हैं। और अभी मैं ये भेजूंगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर बाद में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इसको मत करिएगा, आप टेस्ट की तैयारी करेंगे, और टेस्ट की तैयारी करने के बाद जब कल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये नोट डाउन कर लेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर शाम तक आएगा, टेस्ट। ठीक है, क्लियर? अभी आप अपनी पढ़ाई करिए टेस्ट की। ठीक है, इसी में ज्यादा नहीं पढ़ाया आज। क्लियर? ओके।